Hello everyone. Our topic of discussion today is one of the most important topic, that is Champaran Satyagraha. I am Kumar Manish. Before starting the topic, I just want to show you one book. This is Satyagraha in Champaran, which is written by Babu Rajendra Prasad, who became the President of India. Let's start the discussion. Before starting, see the importance of topic. These are the questions which has already been asked in the BPSC examination. हम लोग उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो बीपीएससी एग्जाम में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आ चुका है. अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज लेटेस्ट 70th बीपीएससी में. डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. दिस इज 70th. 69 में देखो, इवेलुएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, मतलब पहले चंपारण से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली उसको जोड़ रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से. ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन चंपारण सत्याग्रह. उसके बाद फिर देखो, दिस इज 67, 68 मिस हो गया बेचारे का. ठीक है, नहीं तो लगातार, मतलब ऐसा बहुत कम बीपीएससी दिख रहा है जिसमें चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, समझे? नहीं तो लगभग सब में पूछा है. 66 देख लो, चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन. ठीक है, यही क्वेश्चन लगभग पूछा है दिस 64 में. ठीक है, 64 में क्या पूछ रहा है? चंपारण सत्याग्रह इज वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, दिस इज इलुसिडेट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चंपारण सत्याग्रह पहले बिहार से स्टार्ट करके पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, इस तरह का क्वेश्चंस ऑलरेडी पास्ट में पूछा गया है. शॉर्ट नोट इन सब का भी बात किया है, जैसे शॉर्ट नोट. ठीक है, हम लोग बेसिक क्रक्स का बात कर रहे हैं. ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन रैंडम सा उठाया हुआ है. ठीक है, जैसे हम इसमें जो क्वेश्चन पिक किए हैं, दैट इज चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, यहां पर आ जाता है आपका क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से डील करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश करो. जब भी आप क्वेश्चन पहले देखो, कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ो कि पूछना क्या चाहता है. देखो, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का मोर और लेस सब में एक ही आंसर जाएगा. इतना सारा 10 क्वेश्चन हम आपको दिखाए, उसमें आपको स्लाइड्स मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा. 10 क्वेश्चंस है, आप उसमें देखिएगा, मतलब लगभग सब रिलेटेड एक ही तरह से. फिर भी हम बोलते हैं क्वेश्चन सेम टॉपिक से होने के बावजूद उसको पहले 4-5 बार पढ़िए. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्रक्स पता चलेगा. अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किन पॉइंट्स को हम लोग को पहले लाना है, किसको बाद में करना है, इसके लिए बात करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या पढ़े, चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन. ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे. ठीक है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन था. ठीक है, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो यू शुड टॉक अबाउट द फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह. यानी पहला टॉपिक मेरा डिस्कशन का क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह. दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन इधर चले जाएंगे. ठीक है, यानी सेकंड क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे इस टॉपिक में, दैट इज हाउ दिस चंपारण सत्याग्रह वाज द वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इसका बात करेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली में जब बॉडी में लिखोगे तो 2 पार्ट में इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए बात करेंगे, अपने आप आंसर कंप्लीट हो जाएगा. आंसर के लिए आप समझ रहे हो ना कि जो लगता है कि 38 मार्क्स में लिखना है, अगर हम पार्ट सोच ले कि इस पार्ट में ये डालेंगे, इस पार्ट में ये डालेंगे, तो अपने आप कहीं ना कहीं काम हो जाएगा. और वही एक रफ आइडिया देने का हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको करना क्या है. ऐसे कोई भी आंसर में पहले तो आप 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं. पहले आप इंट्रो का बात करते हैं, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन. ठीक है, इस तरह से 3 पार्ट में आप डिवाइड करके आंसर लिखते हैं. चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रो का. ठीक है, सबसे पहले समझ गया ना कि इस क्वेश्चन को 2 पार्ट जरूर डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंट्रो में, जिसमें आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ दिखाना होगा. जनरली इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस है. ठीक है, जैसे पटना कलाम से पूछ रहा है तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है. एजुकेशन का डेवलपमेंट पूछ रहा है, तो इस तरह का जब भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग पहले से इसका इंट्रो रेडी रखते हैं. ये बोलने में, सुनने में अच्छा नहीं लगता कि अच्छा आप रट के जाते हैं.
हाँ रट के जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टॉपिक का इंट्रो ये सब रेडी रहता है, ठीक है। तो इंट्रो में, इस तरह का इंट्रो में आप बहुत सा मतलब आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। एक जनरलिस्टिक स्टेटमेंट का अगर बात करिएगा तो हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, मींस विथ इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कि बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंटेड सत्याग्रह सक्सेसफुली इन 1917, ठीक है। एक रफ आइडिया मिल गया, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो हम आपको जब बोल ही रहे हैं कि रटा रटा स्टेटमेंट्स रहता है, हम लोग 2-3 उस तरह का याद कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट बॉडी का बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी का जब बात करोगे तो बॉडी को हम लोग, चलो यहीं पर लिख देते हैं हम आपसे, जब बॉडी का बात किए तो बॉडी को एक्चुअली में आप 2 पार्ट में लिखोगे। पहले पार्ट 1 का बात करोगे। पार्ट 1 में यू टॉक अबाउट द व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह, इसमें आप क्या बात करने वाले हैं, व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 में एक्चुअली में बात करने वाले हैं कि हाउ दिस चंपारण सत्याग्रह बिकेम वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो सेकंड पार्ट में हम लोग उसका बात करेंगे। अपने आप देख लो क्वेश्चन का टूटते जाएगा, ब्रेक होता जाएगा और उतना ही लिखने में अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। चलो हम पहले पार्ट का बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका कि व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह, इसी तरह का बात की ना जी, ठीक है। तो चलो पहला पार्ट में क्या क्या लिखा जा सकता है, पार्ट 1, ठीक है। मतलब पार्ट 1 में क्या बात की हम, व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में डिटेल से लिखना है आपको, ठीक है। हम ज्यादा नहीं वर्डिंग यूज कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। सुन लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। लिखने का कोशिश आपको खुद करना है यहां पर, ठीक है। अगर इस तरह का हमको आंसर लिखना होगा, व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह, इस तरह का बात करना होगा, तो आपको नहीं लगता है कि यहां पर हम 4 पार्ट में इसको भी तोड़ पाएंगे, ठीक है। तोड़ते इसलिए कि हमको आगे समझ में आए कि हम लिखने वाले क्या है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आई कैन टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी चल क्या रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, यानी वहां पर चल क्या रहा है कि जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। इस तरह का बात करेंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरह का खेती का प्रणाली है वहां पर, ठीक है। तो उस तरह का बात आप कर रहे होंगे, समझे, ओवरऑल उसमें, ठीक है। और उसी में आप बात करेंगे, ठीक है, इस तरह का जो प्रोसेस है उससे इश्यूज क्या जनरेट हुआ, ठीक है। जो पुराना सिस्टम है उससे इश्यूज क्या जनरेट हुआ, इस तरह से डिवाइड करोगे, समझे। तो हम बात करेंगे फिर क्या, व्हाट वाज द इशू, चलो चल क्या रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, तो व्हाट वाज द इशू, ठीक है। आप इशू से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इशू जब क्रिएट हुआ तभी तो अब गांधी जी का बात करेंगे। तो हाउ गांधी जी केम एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी जी इन रिजॉल्विंग द इश्यूज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गांधी जी का रोल इन क्या, रिजॉल्व करने में, रिजॉल्विंग द इश्यू, रिजॉल्विंग द इश्यूज, ये भी समझ गए आप, ठीक है। इसके बाद एक और बात होगा, चलो जब रिजॉल्व किए तो कुछ तो आउटकम आया होगा ना, व्हाट वाज द आउटकम एंड इंपैक्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसका बात करेंगे, व्हाट वाज द आउटकम एंड इंपैक्ट, समझ गए। तो ये हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर होगा पार्ट 1 का, भी तो पार्ट 2 में पहुंचे भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का बात करेंगे। चलो इसमें हम लिखेंगे अब ज्यादा नहीं, आपको हम 1 2 3 यहां कर दे रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, आप खुद समझिए और उसमें एक बार ट्राई कीजिए लिखने का, ठीक है। जैसे हम लोग 4 पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब सोचो ना, इस तरह से ब्रेक करके लिखोगे, आंसर आपका पॉइंट्स में, डायग्राम में अपने आप बन जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ता। हम बोलते हैं ना कि बेसिकली आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा। देख लो कितना अच्छा से लगेगा कि हाँ 4 पार्ट में टूट गया, अब उसमें से एक एक पॉइंट को हम लोग उठा रहे हैं और उसके बारे में पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, इस तरह का बात करते हो, ठीक है। पहला देखो, पहला क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट किसका बात किया है आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, देखो चंपारण में समझने का कोशिश करो, कुछ इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड इश्यूज था। इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग इंडिगो प्लांटेशन का क्या मेथड्स था इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में 2 सिस्टम वहां फॉलो होता था, वहां नहीं, चंपारण का बात नहीं कर रहे हैं, इंडिगो प्लांटेशन के लिए 2 सिस्टम फॉलो होता था, ठीक है। मतलब पूरे नॉर्थ बिहार का बात कर लो, उसमें होता था, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक चंपारण नहीं, नॉर्थ बिहार में 2 सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन फॉलो होता था बाय दीज यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। एक को तो आप बोलते थे जेरायत, ठीक है। एक को आप क्या बोलते थे, मतलब हम आपसे बोल रहे हैं 2 सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। इसमें 2 सिस्टम कौन सा है, एक कौन सा था, जेरायत, ठीक है। जेरायत जानते होंगे आप, जेरायत में
जिरायत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं और बहुत लंबा लिखना है तो जस्ट एक लाइन में मतलब देख रहे हो उस तरह से लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। जिरायत क्या था, जो डायरेक्ट दिस द कल्टिवेशन वॉज डायरेक्ट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियन प्लांटर्स के डायरेक्ट मैनेजमेंट के अंदर था, ये लोग करवाते थे, मतलब इनका है ये करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी था आसामी वार, ठीक है, दूसरा कौन सा है, आसामी वार। व्हाट इज आसामी वार? आसामी वार में क्या था कि बेसिकली दिस जो फैक्ट्री चीफ है वो इंडिगो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए टीनेंट्स को देते थे, ठीक है, जो फैक्ट्री चीफ है इंडिगो लैंड्स को कल्टीवेट करने के लिए टीनेंट्स को देते थे। इसमें भी 3 तरह का था, आसामी वार का बात करोगे तो इसमें भी 3 तरह का होता था, नहीं जा रहे हैं हम लोग उतना डिटेल में, बस हम इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सा है, 3 कठिया, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं कि 3 कठिया इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 और तरीका था, दैट इज खुश्की, कौन सा हम बोल रहे हैं आपसे, लिख ही देते हैं, समझने के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, दिस इज खुश्की। और दूसरा मेथड था कुर्तौली, ठीक है, दूसरा मेथड था कुर्तौली, कौन सा हम बोले आपसे, खुश्की एंड कुर्तौली, कौन सा है, खुश्की एंड कुर्तौली। कुर्तौली और खुश्की जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन है कि ये जो चंपारण रीजन में है ये नहीं चल रहा था। चंपारण में क्या चल रहा था आपका, 3 कठिया। व्हाट वाज 3 कठिया देन? 3 कठिया क्या था एक्चुअली में, देखो कट्ठा समझते हो ना, दिस इज एक मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा 20 कट्ठा होता है, सॉरी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आउट ऑफ 20 कट्ठा आपको 3 कठिया हो गया ना, 3 कट्ठा आउट ऑफ 1 बीघा यू हैव टू प्लांट इंडिगो, ठीक है, यही है 3 कठिया, समझ गए, मतलब इट इज कंपेल्ड टू कल्टिवेट दिस इंडिगो इन द 3 कट्ठा लैंड्स ऑफ दिस 1 बीघा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या वर्ड बोल रहे हैं, 3 कठिया, समझ में आया। तो ये पहला बात था किसका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स का। अब दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट वाज द इशू, ठीक है, अब इशू का देख लो यहां पर, दूसरा क्या था, इशू का बात करेंगे। चलो ये तो चलो एक सिस्टम था, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में दिक्कत क्या आ रहा है, ठीक है, इस सिस्टम में बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है। एक बात अगर मतलब एक लाइन में अगर मेरे को बताना होगा ना तो बेसिकली हम लोग यही बोल सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, ठीक है। ये क्यों हुआ है चंपारण सत्याग्रह, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। कौन करेगा, यूरोपियंस ही कर रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जो है उसका तरह तरह से दिस एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, इश्यूज में क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहले तो बेसिकली देखो इंडिगो के बारे में एक छोटा सा बात और हमको ऐड कर देना चाहिए यहां पर। इंडिगो प्लांटेशन से लैंड का फर्टिलिटी खराब होता है, समझ के, इंडिगो प्लांटेशन से लैंड का फर्टिलिटी खराब हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इश्यूज क्या क्या है अब समझने का कोशिश करिए, ठीक है। सबसे पहले तो इनको बोला जा रहा था दिस कल्टीवेटर्स को, यू हैव टू प्लांट इंडिगो इन द मोस्ट कल्टीवेटेड लैंड, मतलब सॉरी मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। कल्टीवेटेड क्या होगा कि दिस इज एक्चुअली कल्टीवेटेड इन द मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। तो बेसिकली आपको उसमें भी देखना था सबसे फर्टाइल लैंड कौन है, उसमें इसको इंडिगो को प्रोड्यूस करना था। और दूसरा क्या था, दूसरा अगर समझोगे इसी में 1-2 करके लिखोगे, पहला तो कल्टीवेटेड का बात करोगे, फिर दूसरा पॉइंटर्स बना दोगे या फिगर से ऐसे भी दिखा सकते हैं कि व्हाट वाज द इशू, पहला इशू, ठीक है, पहला इशू क्या है कि दिस इज कल्टिवेटेड इन द मोस्ट फर्टाइल लैंड, इसका बात कर सकते हैं पहला। दूसरा अगर बात करोगे तो दूसरा है कि दिस वाज परचेस्ड एट वेरी लो कॉस्ट, दिस वाज परचेस्ड फ्रॉम फार्मर एट वेरी लो कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्टिंग का बात कर सकते हो कि वेरी लो कॉस्ट पर उनसे परचेस किया जाता था। एक और काम हुआ था जिसको तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा वाला, इसमें आप बोल सकते हो कि दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल इंडिगो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंडिगो का डिस्कवरी हो जाता है, जर्मनी में डिस्कवरी होता है, हालांकि 1893 में हो रहा है लेकिन 1893 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे इसका दिस कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जा रहा है और धीरे धीरे उसका यूज बढ़ रहा है, तो नेचुरल इंडिगो का डिमांड घट रहा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ इंडिगो, ठीक है। तो लो कॉस्ट के साथ साथ क्या हुआ, डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंडिगो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंडिगो के कारण जो नेचुरल इंडिगो है इसका डिमांड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, तो भैया यूरोपियन प्लांटर्स है ना, ये थोड़ी ना अपना लॉस सहेगा, ठीक है। तो ये बोलेगा कि चलो तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मेरे लिए खेती कर रहे हो, मत करो, लेकिन बदले में हमको कंपनसेशन दे दो, ठीक है। तो अपना लॉस को इनफैक्ट जो बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स
हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए उल्टा फार्मर्स पे ही टैक्स इंपोज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये टैक्स इंपोज बोला कि आगे मत करना खेती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तुम उसको कंपनसेट करो कि आगे तुम अपना फ्री रहो, उसके लिए बात करें। तो दीज वर द इश्यूज, इसके बारे में भी आप डिटेल से बात कर सकते हैं कि हाँ चलो इस इश्यूज का बात किए हम लोग। ठीक है, अब आओगे आप, अब क्या बोलोगे, अब क्या पॉइंट हम लोग देखें। देखो 2 पॉइंट हो गया ना, क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, व्हाट वाज द इशू हो गया। तीसरा क्या बात करना चाहिए हमको, गांधी जीज रोल इन द रिजॉल्विंग इशू। तो 1 हो गया, 2 हो गया, अब थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं कैसे कि व्हाट वाज द गांधी जीज रोल इन रिजॉल्विंग द इशूज। ठीक है, तो तीसरा में आ जाओ, गांधी जी के रोल का बात करना है। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी का रोल जब भी स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहला आदमी का नाम लेना चाहिए हम लोग को, किसका, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला एक्चुअली में दिस लखनऊ सेशन में गांधी जी से जाकर मिलते हैं। 1916 दिसंबर का बात चल रहा है। ठीक है, वहीं पर दूसरा नाम भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, पहला तो राजकुमार शुक्ला, दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद का। ठीक है, दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद का। ब्रज किशोर प्रसाद एक्चुअली में रिजोल्यूशन पास कराते हैं अगेंस्ट दिस एग्रेरियन ट्रबल जो चल रहा है, एग्रीकल्चर का ट्रबल जो चल रहा है, उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास कराते हैं। ठीक है, इसके बाद गांधी जी दिस चंपारण आते हैं। ठीक है, हालांकि उसके बाद का भी कहानी है कि बेसिकली इनको कलकत्ता से लेकर आए थे दिस राजकुमार से, उस सबका एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपको जानकारी और अच्छा लगता है सुनने में तो पढ़ते रहिए, उस सबका लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का इन्वॉल्वमेंट का बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल का बात किया, बृजकिशोर प्रसाद का बात किया, अब गांधी जी को और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नाम मेंशन करना होगा। जैसे आप राजेंद्र प्रसाद का बात कर सकते हैं। ठीक है, लिखें कितना ही समझ लो, जैसे आप राजेंद्र प्रसाद, आप लिख ही रहे होगे, उसमें एक करके लिख सकते हैं पॉइंट्स में, जैसे आप राजेंद्र प्रसाद का बात कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मजहरुल हक का बात कर सकते हैं। ठीक है, नरहरि पारिख थे, उनका बात कर सकते हैं, महादेव देसाई का बात कर सकते हैं, जेबी कृपलानी का बात कर सकते हैं। तो दीज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज गांधी जी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, जब इस तरह के पर्सनालिटीज गांधी जी के साथ, इनका बाद में भी बात करेंगे कि इन पर्सनालिटीज का अलग से रोल का। ठीक है, लेकिन पहले समझो कि ये गांधी जी के साथ चंपारण में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही चंपारण में आएंगे तो वहां का ऑथोरिटी क्या कहेगा, भाई छोड़ दो जगह, क्यों आ रहे हो तुम। ठीक है, तो मींस द ऑथोरिटीज ऑर्डर्ड देम टू लीव द एरिया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, गांधी जी लीव करेंगे? नहीं, गांधी जी सीधा बोल देंगे कि भाई हम नहीं लीव कर रहे या छोड़ रहे हैं यहां से, तुमको जो पनिशमेंट देना है दे लो, आई एम रेडी टू फेस द पनिशमेंट। और यही पहला पैसिव रेसिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस का मेथड माना गया, जो आगे बेसिकली काम हुआ, मतलब आगे के बेसिकली दिस मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये बात समझ गए ना। तो यहां पर कुछ आदमी का नाम लिखना जरूरी है कि इश्यूज क्या था, उसके साथ साथ गांधी जी बेसिकली यहां पर रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किए हैं। ठीक है, तो इश्यूज का तो बात कर लिए, यहां रिजॉल्व करने के लिए गांधी जी क्या क्या रोल प्ले किए हैं, इसी में और आदमी का नाम भी आना चाहिए। राजकुमार शुक्ल का बात करेंगे आप, दिस ब्रजकिशोर प्रसाद का बात करेंगे, गांधी जी का तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, यहां गांधी जी का तो पूरा ही चल रहा है। इनके साथ साथ जो आदमी आ रहा है वो सब भी नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन से हम लोग बात किए, राजेंद्र प्रसाद का बात किए, नरहरि पारिख का बात किए, आपसे जेबी कृपलानी का बात किए। ठीक है, तो इस तरह से महादेव देसाई है, वो भी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको नाम पता होना चाहिए कि ये सब लोग यहां पर साथ में आ रहे हैं। ठीक है, और यहीं से इनका सीडीएम स्टार्ट हो रहा है। ये अलग से प्रीलिम्स में भी पूछता है कि बेसिकली दिस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी पहला कर क्या रहे, मतलब दिस इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आप देख रहे हो 1930 में, मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही किए ना जी। एक्सपेरिमेंट किस सेंस में बात कर रहे हैं कि आप छोटा सा एरिया में किए, फिर जाकर पूरे देश भर में हम लोग, मतलब दिस गांधी जी 1930 में इसको कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलो चौथा पार्ट में देख रहे हैं कि चलो ये सब तो हो गया, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट वाज द इंपैक्ट। ठीक है, ये सब करने का व्हाट वाज द इंपैक्ट एंड आउटकम। तो हम लोग फोर्थ पार्ट में एंटर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द इंपैक्ट एंड आउटकम। अगेन इस तरह का पॉइंट्स को भी आप बेसिकली इस तरह से ही लिखो तो अच्छा है, जैसे हम ऐसे लिख दिए हैं, आपको लिखना कैसे चाहिए था, सॉरी लिखने का तरीका बता रहा है, इंपैक्ट एंड आउटकम। इस तरह से भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और उसमें क्या करो, अगेन पॉइंटर बना दो 1 2,
बोलते हैं ना कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, हम इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं लिख सकते हैं, पकड़ते रहो इंग्लिश में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कमी है उसको छुपाने का भी बात कर रहे हैं, और देखो एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाता है, आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंटर्स करके भी आप बात कर सकते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं, ठीक है, इंपैक्ट और आउटकम में। यहां पर पहले एक बात समझो, पहला पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो कि गांधी जी यहां क्या बोल दिए कि आई एम रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस, ठीक है, ये बात बोलती हैं। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि भाई क्या ही प्रॉब्लम, मतलब बड़ा कुछ चल रहा है, उसको शांत करने के लिए क्या करेगा कि जितना भी केसेस है गांधी जी के ऊपर उसको पहले विड्रू कर लेगा। जब गांधी जी पर केस विड्रू किया, मतलब वो गए और अथॉरिटी के डिमांड को डिनाई किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेस ऑफ गांधी जी, ठीक है। ये पहला फेज, फर्स्ट फेज वो कहानी लिखते हुए आप बात करोगे, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सक्सेस ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आप बात कर सकते हो कि वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन थे उस समय, एडवर्ड गेट, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, लिखना भी चाहिए आपको, एडवर्ड गेट, ठीक है। एडवर्ड गेट क्या करते हैं कि बेसिकली वहां पर चंपारण इंक्वायरी कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। गांधी जी भी इसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। चंपारण एग्रीरियन कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी है, फाइनली एग्रीरियन कमेटी बोलते हैं हम लोग, तो चंपारण एग्रीरियन कमेटी के मेंबर बन जाते हैं और वो कुछ मींस रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है। जैसे पहला रिकमेंडेशंस इसमें बोल रहा है कि 3 कठिया सिस्टम को अब हटाओ, ठीक है। तो पहले तो उसको हटाने का बात करेगा, और हम आपसे पहले ही बात किए थे कि बेसिकली जो पैसा एक्चुअली में यूरोपियन कल्टीवेटर्स ले रहे थे इनसे एज ए टैक्स, उसमें बोला कि जो पैसा लिया गया है उसका 25% अमाउंट को फार्मर्स को रिटर्न किया जाए। तो बेसिकली ये 2 रिकमेंडेशंस का हम लोग मेनली बात करते हैं। पहला हम आपसे कौन बोले, 3 कठिया सिस्टम को हटाओ। दूसरा 25% अमाउंट जो फार्मर्स का लिया गया है उसको वापस कर दो, ठीक है। ये हम लोग बात कर सकते हैं दिस आउटकम्स में। एक और इंपॉर्टेंट आउटकम को आप इससे जोड़ सकते हो कि इसके कारण क्या हुआ कि मतलब नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे उसको, चंपारण एग्रीरियन एक्ट, ठीक है। चंपारण एग्रीरियन एक्ट पास हो गया दिस 1918 में, ठीक है। तो जो इंडिगो प्लांटेशन से जो वहां बेसिक प्रॉब्लम चल रहा था उसको उससे रिजॉल्व कर लिया गया। समझ गए यहां तक। अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट में एक्चुअली में क्या पूछा था, याद है अब तक कि भूल चुके हो, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट था वो क्या बोल रहा था कि हाउ दिस चंपारण सत्याग्रह बिकेम द वाटरशेड, ठीक है, वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम लोग उसका आंसर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी आप क्या करोगे, अलग अलग पॉइंटर्स में डिवाइड करके बात करोगे, ठीक है। जैसे इसमें भी हम पहला पॉइंट बात कर सकते हैं कि देखो चंपारण वो जगह है जहां गांधी जी अपना पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सत्याग्रह का। अगर आप देखोगे तो दिस इज 9 जन 1915 गांधी जी आ रहे हैं इंडिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, वहां तो कर चुके थे, लेकिन उसके बाद इंडिया आने के बाद पहला जगह कौन सा मिल रहा है, चंपारण, जहां पर वो पहला अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जितना भी आगे आने वाला स्ट्रगल है, ठीक है, जो भी आप बात कर सकते हो, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया, जो भी आ रहा है, इन सब में गांधी जी इसका फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, और ये अपने आप में एक नॉवल मेथड बन चुका है, ठीक है। तो गांधी जी का हम लोग बात कर रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट ग्राउंड किसको बना दिए थे, चंपारण सत्याग्रह को, इसका बात चंपारण को, उसका बात आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बात और समझिए, ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में है, ठीक है। ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या था, मतलब अगर इसके पहले का एरा में आप बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दैट वाज एक्चुअली कन्फाइंड टू द अर्बन रीजन्स। आप कह सकते हैं उससे मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सब जुड़े हुए थे। दे नेवर टॉक्ड अबाउट द रूरल एरिया एंड द पीजेंट्स, ठीक है। और गांधी जी पहली बार इन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, इन सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं। और आप समझने का कोशिश करो कि फ्यूचर का जितना भी दिस आंदोलन हुआ, जो अभी हम लोग बात की, एनसीएम, क्विट इंडिया और सीडीएम, ये सब का जो बात कर रहे हैं, इन सब में यही पीजेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल मींस प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जितना भी गांधीयन मूवमेंट हुआ है उसका इतना सक्सेस के पीछे कौन है, अगर देखोगे तो दैट इज एक्चुअली पीजेंट्स। और वो जोड़ना कहां से चालू हुए, यहीं से हम लोग बात करते हैं, दिस इज चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है ना। इसके बाद देखो, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा दूसरा समझ के, इसके बाद हम लोग कौन सा बात करें कि गांधी जी जो इस तरह का दिस चंपारण सत्याग्रह में काम कर रहे थे, वो सिर्फ ये नहीं था कि पीजेंट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा वो वेलफेयर वर्क भी कर रहे हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे भी देखोगे जितना भी हुआ मोमेंट, उसमें वेलफेयर वर्क अपने आप इंक्लूडेड रहता था,
ठीक है, अपने आप दिस आंदोलन में, दिस मूवमेंट में इंक्लूडेड रहता था। इस तरह का बहुत सारा एक्टिविटीज दिखता था। ठीक है, तो वेलफेयर वर्क का भी काम कर रहे हैं। जैसे वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, इस तरह से भी पॉइंट्स बना सकते हो एग्जाम में भी। ठीक है, वेलफेयर में जैसे बोल सकते हो कि एजुकेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन में जैसे जानते हो कि सबसे पहला स्कूल जो खोला गया था दैट इज बरहरवारा लखन सेन। ठीक है, बरहरवारा लखन सेन। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर बरहरवारा लखन सेन। दूसरा भी स्कूल उसी समय मतलब वहीं पर खोला गया था, दैट इज भितरवा। ठीक है, तो दो स्कूल का नाम मेंशन कर दिए तो सुनने भी अच्छा लगा कि अच्छा इस तरह से भी बात किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज बी है सॉरी, भितरवा। ठीक है, तो भितरवा भी मतलब दो स्कूल का बात की कि एजुकेशन में काम किया गया है। ठीक है, और भी लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे आप महादेव देसाई का नाम ले सकते हैं, दिस कस्तूरबा गांधी का भी नाम ले सकते हैं। वो भी वहां पर बेसिक टीचिंग और ये सब का हाइजीन वाइजीन का बात यहां पर कर रहे हैं, दैट कम्स इन द एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट में यहां पर जैसे है आप हेल्थ एंड सैनिटेशन का बात कर सकते हो। हेल्थ एंड सैनिटेशन भी ऐसे भी हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का बात कर सकते हो। जैसे बाहर से भी बहुत से वॉलंटियर्स आके वहां हेल्थ और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी खुद भी दिस कैंपेन चला रहे थे, दिस सैनिटेशन के लिए इन विलेजेस, वो सब काम चल रहा था। ठीक है, इसके बाद अवेयरनेस का भी बात कर सकते हो। तो एजुकेशन और अवेयरनेस अलग पॉइंट हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस में बेसिकली पीजेंट्स को उनके राइट के लिए अवेयर कराया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद सोशल एविल्स को भी हटाने के लिए बात कर सकते हो कि दैट इज एजुकेशन फॉर सोशल एविल्स बोल सकते हो, उसके लिए भी काम हो रहा था। जैसे इसमें वुमेन बेसिकली दिस एम्पावरमेंट के लिए, या फिर डिस्क्रिमिनेशन जो अगेंस्ट वुमेन और दिस अनटेचेबल्स के खिलाफ होता है, वो सब का बात इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज गुड पॉइंट, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। 3 पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं ना जी, 4th पॉइंट में आ जाओ। ठीक है, 4th अगर बात करोगे, देखो यहां समझो कुछ हम लोग पहले भी नाम लिख चुके हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। यहां गांधी जी अकेले नहीं हैं, गांधी जी को बहुत सा लोकल लीडर सपोर्ट कर रहा है। नाम हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात कर सकते हो, बृज किशोर प्रसाद का बात कर सकते हो। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह भी वहां पर थे, दिस आचार्य जेबी कृपलानी या मजहरुल हक, इन सब का बात कर सकते हो। एक तरह से ये चंपारण सत्याग्रह इन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में लाकर खड़ा कर दिया है। आप समझ रहे हो कि यहां से एक दूसरा फेज भी चालू हो रहा है कि ठीक है, ये भी एक लीडर्स का मतलब सामने आते हुए लीडर्स के लिए ये चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट हो गया। अब आने वाले समय में इंडिया में इंडिपेंडेंस और उसके बाद भी ये सारे लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताओ, ठीक है, जो हमेशा वर्ड यूज करते हो दैट वाज गांधीयन एरा। ठीक है, तो ये गांधीयन एरा का शुरुआत कब हो रहा है, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गांधी जी अपना लीडरशिप वहां पर शो कर रहे हैं कि बेसिकली इंडिया में पहला बार तो लीडरशिप और मतलब एम्पैथी टुवर्ड्स आप बोल सकते हो कि मतलब पीजेंट्स ये सब शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप वहां से आप बोल सकते हो कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ गांधीयन एरा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये तो हमारा दूसरा पार्ट का भी आंसर हो गया, समझ गए ना पॉइंट्स में। एक बार कोशिश कीजिएगा, दिक्कत होगा हम लोग उस पर फिर भी बात करेंगे दोबारा। ठीक है ना, ये तो जस्ट अभी इनिशियल अभी टाइम काफी है लिखने के लिए, जस्ट तरीका बता रहे हैं कैसे लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके बाद फिर से बात किया जाएगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इंट्रो बात कर चुके थे, बॉडी बात कर चुके थे, अब एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, दिस इज कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूड करना तो जरूरी है कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट किया हो तो। ठीक है, देखो सबसे पहला तो हम लोग बात कर सकते हैं कंक्लूजन में थोड़ा सा कहानी को मतलब बताते हुए कि देखो कि विद इन अ डिकेड प्लांटर्स लेफ्ट दैट एरिया। ठीक है, मतलब प्लांटर्स वहां पर छोड़ चुके थे। ठीक है, और चंपारण दूसरा पॉइंट उसी में मतलब पॉइंटर्स में ही याद रखिए, अच्छा रहेगा लिखने के लिए, जैसे उसमें लिखना होगा कंक्लूड में लिख सकते हैं, बात करेंगे उस पर भी। ठीक है, जैसे चंपारण सत्याग्रह का जो सक्सेस था गांधी जी का, ये पहला बैटल कह सकते हो कि दिस इज फॉर सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। और यहीं से एक बात और कह सकते हो कि चंपारण मूवमेंट एक्चुअली में इंडिपेंडेंस का जो हम लोग फाइनली इंडिपेंडेंस कैसे लिए, दैट इज हम लोग बोलते हैं दिस इज फ्रॉम द नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट। किसके अगेंस्ट किया था चंपारण में, दिस इज अगेन पावरफुल ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो ये अपने आप में एक नया तरीका निकल के सामने आ गया कि बेसिकली कि जब लार्जर मास जो है एक साथ आएगा तो कैसे बड़ा बड़ा स्ट्रगल करके मतलब काम किया जा सकता है, और इसी से स्वराज फाइनली जो गेन करने का बेसिक तरीका है यहीं से अपने आप सामने आता है। तो आप कह सकते हो कि चंपारण एक्चुअली स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द
फ्रीडम। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा, ऊपर क्वेश्चंस ढेर सारा दिया हुआ है, फिलहाल इसी क्वेश्चन को कीजिएगा, इतना हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से करने का उसको कोशिश कीजिए, फिर भी हम लोग बात करेंगे इस पर दोबारा। ठीक है, एक छोटा सा बात, ये जब भी आपका इस तरह का लेक्चर्स होगा, एक हम लोग इस तरह का शीट देंगे जिसमें ओवरऑल जैसे पॉइंट्स हम ज्यादा तो नहीं लिखते हैं ना, तो पॉइंटर्स आपको पता होगा कि ठीक है इंट्रो में इन पॉइंट्स को डालना चाहिए, बॉडी में इन पॉइंट्स को डालना चाहिए। ठीक है, कंक्लूड करने के लिए आपको इस तरह का पॉइंट्स यूज करना चाहिए, जैसे वेलफेयर वॉक्स बाय गांधी जी, ये सब पॉइंट इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो एक शीट इस तरह का मिल जाएगा ताकि आप ऊपर का बात पहले समझें, कुछ कीवर्ड्स इसमें डाला रहेगा, इसको याद करें और फिर लिखने का कोशिश करें। ये हमारा बेसिक पैटर्न रहेगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।